हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का जो सेकंड बुक है यानी कि स्वतंत्र भारत में राजनीति, उसका चैप्टर नंबर 3 हम कर रहे हैं, नियोजित विकास की राजनीति। इसके सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को देख लिया हमने, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन देख लिया, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देख लिए। आज के इस सेशन में मैं आपके लिए लेकर आया हूं इस चैप्टर के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से जानते हैं। यानी वो सवाल जो परीक्षा से पहले आपको जरूर देख लेने चाहिए, जो आपको जरूर रिवाइज करके जाना चाहिए, और जिससे आपको एक अंदाजा भी लगता है कि आपने किस हद तक इस चैप्टर को तैयार कर लिया है। पर इससे पहले कि मैं ये सेशन स्टार्ट करूं, एक विशेष बात का ध्यान रखिएगा कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप कक्षा 7 से 12 तक की बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा हिंदी माध्यम में पा रहे हैं। यानी आपको यहाँ एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद कोई पेड सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, और न ही कभी आपसे कोई कूपन कोड या डिस्काउंट ऑफर के लिए बात की जाएगी। आपका सारा का सारा सिलेबस यहाँ पर निःशुल्क है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। इसी बेहद खास जानकारी के साथ आज का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन हम शुरू करते हैं और कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। जैसे इसमें पहला बहुविकल्पीय प्रश्न, जैसा कि हम मोस्ट इंपॉर्टेंट में करते हैं, बहुविकल्पीय, लघु, अति लघु सभी प्रश्नों को देखते हैं। योजना आयोग की स्थापना कब की गई? अब नियोजित विकास की बात हो और योजना आयोग की बात ना हो, तो हमने इसकी चर्चा की थी कि स्वतंत्र भारत में 1950 में 15 मार्च, ठीक है, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई, जिसका काम था पंचवर्षीय योजनाएं बनाना, जिसका एक तरह से जो प्रभावित था सोवियत संघ के नियोजन मॉडल से। तो 1955, 1952, 1950, 1960 सही जवाब हो जाएगा 1950। ठीक है। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे, जल्दी बताइए? प्रधानमंत्री। और योजना आयोग में कुल मिलाकर देश में कितने पंचवर्षीय योजनाएं की? तो 12 पंचवर्षीय योजनाएं योजना आयोग ने कुल मिलाकर देश को दी थी। ठीक है। यह पंचवर्षीय योजना 1951 से शुरू हुई और लास्ट 2017 तक चली थी। 12 पंचवर्षीय योजनाएं, इसमें 66 से 69 तक के 3 एक वर्षीय योजनाएं भी थी, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है योजना आयोग के बारे में। फिर इसको खत्म कर दिया गया और 2015 से नीति आयोग देश में लागू हो गया। आगे देखते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया? कृषि, उद्योग, गरीबी, आत्मनिर्भरता। अब देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना को लेकर बहुत डिबेट हुआ कि भाई हम क्या करें। तो ये माना गया कि भाई खाद्यान्न समस्या बहुत ज्यादा है देश में और कृषि पर बहुत लोग आधारित भी हैं, तो इसी को आगे बढ़ाया जाए। कृषि मतलब, कृषि पर ध्यान देने का मतलब था सिंचाई के साधनों को बढ़ाना, है ना, और इसके अलावा फसलों की किस तरह से अच्छे तरीके से उत्पादकता बढ़ाई जाए, इस पर काम करना। तो कृषि, उद्योग, गरीबी, आत्मनिर्भरता सही जवाब हो जाएगा कृषि। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का नाम था, जिस मॉडल पर वो था, हेरोल्ड डोमर मॉडल। इसकी चर्चा मैंने थोड़ी बहुत चैप्टर में की है। ये मॉडल ये था कि अगर आप बचत करते हैं तो ज़्यादा निवेश होगा, फिर ज़्यादा उत्पादकता और इकोनॉमी और ठीक से आगे बढ़ेगी, है ना। और ये कीन्स के मॉडल से संबंधित था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है हेरोल्ड डोमर मॉडल कहलाती है और उसका मुख्य लक्ष्य था कृषि, और उसको अचीव भी किया गया जो लक्ष्य बनाकर चल रहे थे। योजना आयोग के स्थान पर किसकी स्थापना की गई? राष्ट्रीय विकास परिषद। अब ये राष्ट्रीय विकास परिषद को बोलते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ये योजना आयोग के साथ काम करता था। जब योजना आयोग चल रहा था उसी में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल भी था, जो राज्य और केंद्र के बीच में एक अच्छा समन्वय बनाने का प्रयास करता था। नीति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, किसी की नहीं। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा क्या? नीति आयोग। तो 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग की स्थापना की गई। नीति आयोग का फुल फॉर्म था नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति आयोग का फुल फॉर्म था, जो 1 जनवरी 2015 से काम करने लगी। नीति आयोग की स्थापना कब की गई? 2014, 2015, 2016, 2017, तो 2015 में की गई। नीति आयोग के बारे में हमने क्या देखा? तो इसके जो अध्यक्ष होंगे इसमें, ठीक, तो प्रधानमंत्री, इसके अलावा इसमें एक उपाध्यक्ष भी होंगे, और इसमें एक नया पद जुड़ा, सीईओ, यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक, इसके साथ साथ इसमें एक गवर्निंग काउंसिल होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्निंग काउंसिल। इसमें कौन होगा? सीएम, ठीक,
सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, है ना, और प्लस यूनियन टेरिटरी के जो उपराज्यपाल हैं, जो केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल हैं, इसको नाम दिया गया टीम इंडिया। ठीक है, इसके साथ साथ केंद्र सरकार तो इसमें साथ में रहेगी। इसमें इसका जो पूरा फुल बॉडी बना उसमें 5 परमानेंट मेंबर्स, 2 नॉन परमानेंट मेंबर और 4 केंद्र सरकार के कैबिनेट मंत्री भी इसमें रहेंगे। इसकी भी चर्चा हमने की थी। ठीक है, और ये गवर्निंग काउंसिल पूरा टीम इंडिया के तौर पर काम करेगा और जो संघवाद है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यानी कि राज्य और केंद्र में बेहतर संबंध बने, इस दिशा में काम करता रहेगा। इसके अलावा जो योजना आयोग था वो 5 साल की पंचवर्षीय योजनाएं बनाता था। इसमें जो नीति आयोग है, ये नीति आयोग 3 तरह के बनाएगा। एक 3 साल का एक्शन एजेंडा, ठीक, एक 7 साल का स्ट्रेटेजी बनाएगा, और ये सब कुछ करेगा 15 साल के विजन के लिए। मतलब 15 साल का एक विजन होगा, एक दृष्टि होगी, उसके लिए हर 7 साल की स्ट्रेटेजी होगी और 3-3 साल में क्या एक्शन लेना है वो बनाया जाएगा। तो 3 साल, 7 साल, 15 साल की प्लानिंग इसमें होगी। पंचवर्षीय योजना जो योजना आयोग के द्वारा बनाई जाती थी वो केवल 5-5 साल की होती थी। तो ये नीति आयोग का पूरा कंसेप्ट हमने समझा था, मैंने आपको एक बार रिवाइज करा दिया। ठीक है, चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए कि नीति आयोग के सीईओ अभी कौन है, तुरंत बताइए। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, कानून मंत्री? तो प्रधानमंत्री सही जवाब हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे? के.एन. राज, पीसी महालनोबिस, पंडित नेहरू, सरदार पटेल? तो के.एन. राज, पीसी महालनोबिस है द्वितीय 5 ईयर प्लान। सेकंड पंचवर्षीय योजना जब आई तो वो कृषि पर से फोकस हटा के थोड़ा उद्योगों पर ज्यादा बल दिया गया और उसके फिर उस मॉडल को महालनोबिस मॉडल का भी नाम दिया गया। अब कुछ रिक्त स्थानों की पूर्ति देखते हैं। आजादी के समय उदारवादी, पूंजीवादी मॉडल और समाजवादी मॉडल, ठीक, कौन से मॉडल थे? तो ये विकास के मॉडल थे। तो उस समय एक तो था लिबरल कैपिटलिज्म और एक था समाजवादी। तो उदारवादी, पूंजीवादी क्या था? पूंजीवाद का मतलब क्या होता है कि पूरी अर्थव्यवस्था को आप मुक्त करिए, वहां पर बाजार तय कर लेगा कीमत क्या होगी, बाजार के हाथों में अर्थव्यवस्था होगी, सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी। जो समाजवादी मॉडल है जिस पर सोवियत संघ काम कर रहा था वो ये था कि सरकार के हाथों में ही सब कुछ होगा, निजी स्वामित्व नहीं होगा, सरकार सब कुछ डिसाइड करेगी। ये 2 मॉडल था विकास का। ठीक है, और हमें इसमें से एक चुनना था। हमने क्या किया, हमने दोनों के बीच का पार्ट चुना और हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनी, यानी मिक्स्ड इकोनॉमी, कुछ सरकार और कुछ प्राइवेट सेक्टर। निजी निवेशक डैश अर्थव्यवस्था का सम्मान करते हैं। जाहिर बात है जो प्राइवेट प्लेयर होंगे वो किसका समर्थन करेंगे? पूंजीवाद का करेंगे, क्योंकि उनको फ्री हैंड मिलेगा उसमें। तो निजी निवेशक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हैं। बॉम्बे प्लान का प्रस्ताव डैश के समूह ने प्रस्तुत किया। अब 7-8 उद्योगपति थे और उन्होंने बताया कि किस तरह कंपटीशन से इंडस्ट्रीज को बचाना है और बढ़ाना है। तो ये बॉम्बे प्लान जो है व्यापारियों के समूह या उद्योगपतियों के समूह द्वारा तैयार किया गया था। मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं वर्गीस कुरियन को। और जिस तरह हरित क्रांति देश में हुई थी उसी तरह एक दुग्ध क्रांति भी हुई थी। ठीक है, दुग्ध क्रांति, मिल्क रेवोल्यूशन, अमूल जो मिल्क वाला, अमूल दूध वाला जो पूरा कंसेप्ट था वो इससे रिलेटेड था। तो वर्गीस कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है और एम.एस. स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति का पिता कहा जाता है भारत में। HYV उच्च गुणवत्ता वाले क्या है? ये फसल की किस्में थी। HYV का मतलब होता था हाई यील्डिंग वेराइटी, उच्च उत्पादन किस्म की फसलें। ठीक, ये HYV फसलें जो हैं हरित क्रांति के समय से भारत में इस्तेमाल होने लगी। तो ये बीजों की किस्म है। ठीक है ना, सीड्स होते थे जो बोए जाते थे, ये HYV सीड्स होते थे। हरित क्रांति से मुख्य रूप से डैश की फसल में वृद्धि हुई। तो गेहूं के फसल के उत्पादन में ज्यादा वृद्धि हुई और सेकंड नंबर पर इसमें धान था। तो ये इसकी आलोचना में भी आता है कि फसलों का विविधीकरण नहीं हो सका, गेहूं और धान की फसलों को ज्यादा इसमें ध्यान दिया गया। डैश राज्य में साक्षरता 100% है। ठीक है, केरल राज्य में। तो केरल राज्य में साक्षरता जो लगभग 100% है, एकदम 100 में लगभग। विश्व बैंक के प्रभाव में आकर भारत ने कौन सी नीति अपनाई थी? तो भारत ने उदारीकरण की नीति अपनाई थी। जब 1991 में हमने क्या अपनाया? LPG, जिसको हमने बोला नई आर्थिक नीति। यानी पहले जो हम पूरी तरीके से जो हमारे इंडस्ट्रीज थी उसमें केवल सरकारी हस्तक्षेप होता था, उसमें ढील दी।
लिबरलाइजेशन मतलब हुआ उदारीकरण, तो ये अपनाया। प्राइवेटाइजेशन का मतलब हमने अपनाया निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन का हमने अपनाया वैश्वीकरण या सार्वभौमीकरण। ठीक, ये 3 चीज प्रमुख रूप से हमने नई आर्थिक नीति में अपनाई थी। ठीक है, क्लियर है, कोई इसमें डाउट नहीं होगा। तो हमने उदारीकरण को विश्व बैंक के प्रभाव और संयुक्त और ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ही प्रभाव से अपनाया था। योजना आयोग की स्थापना संसद के प्रस्ताव से हुई थी। ठीक है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी ने किया था, जब उन्होंने क्या किया, जितने प्राइवेट बैंक थे उसको नेशनलाइज कर दिया था 1969 के आसपास। अब यहाँ पर आपको जोड़ियां बनानी है, जैसे आप हर बार करते हैं, तो अ ब आपके सामने दिया हुआ है, उत्तर में आपको करना है। इसमें क्या है, प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, राज्यों को नियोजन से संबंध करने हेतु, उदारीकरण से, मुद्रास्फीति बढ़ने से, इधर ऑप्शंस दिए हैं, हरित क्रांति से है, इंदिरा गांधी से, ये ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। स्वामीनाथन का संबंध किससे है, गरीबी हटाओ का संबंध, साम्यवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी। डायरेक्ट उत्तर देखते हैं, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि पर बल दिया गया, ठीक बात। द्वितीय पंचवर्षीय योजना उद्योग पर बल दिया गया। इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया हेरोड डोमर मॉडल, भूलिएगा नहीं, ये कहीं भी पूछ सकता है, हेरोड डोमर मॉडल। और द्वितीय को बोला गया महानलोबिस मॉडल, महानलोबिस मॉडल। ठीक है, अब राज्यों के को नियोजन से संबंध करने हेतु राष्ट्रीय विकास परिषद बनाया गया, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये योजना आयोग के साथ काम करता था। उदारीकरण से निजी क्षेत्र का विकास हुआ, क्योंकि हमने उदार मतलब क्या होता है, थोड़ा लिबरलाइज हो जाएगी, ठीक है, आप निजी लोगों को आने नहीं देते हैं, चलो उनको भी थोड़ा आने देते हैं, उनको भी इंडस्ट्री बनाने देते हैं, तो इसका संबंध उससे था। मुद्रास्फीति बढ़ने से आर्थिक संकट गहराता है, यानी अगर महंगाई बढ़ेगी तो क्या होगा, फिर इकोनॉमिक कंडीशंस खराब होगी, देश में समस्याएं बढ़ेंगी, तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बन सकता है। स्वामीनाथन का संबंध हरित क्रांति से है, गरीबी हटाओ का संबंध इंदिरा गांधी से, इन्होंने ही क्या किया था, उसका नारा दिया था। साम्यवादी अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि राज्य का पूरा नियंत्रण रहता है, राज्य क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें, सब राज्य डिसाइड करता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका सीमित होती है। अब देखिए, साम्यवादी में क्या होती है, राज्य जो होता है वो नियंत्रक होता है, और जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उसमें राज्य जो है एक सुविधा प्रदाता होता है, यानी यहां पर राज्य कंट्रोलर होगा, यहां फैसिलिटेटर होगा। यहां राज्य कहेगा पूंजीवाद में कि ठीक है, हम कानून व्यवस्था ये सब ठीक कर देंगे, बाकी आप जानिए, बाजार जाने। और यहां साम्यवाद में क्या होगा, सरकार कहेगी सब कुछ हम ही जानेंगे। अब सत्य सत्य देख लेते हैं। नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर किया गया, क्या ये सही है? तो बिल्कुल ठीक, पहले नियोजन का पूरा कार्यभार योजना आयोग देखती थी, अब उसको नीति आयोग देखती है। नीति आयोग का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है? बिल्कुल नहीं, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। भारत में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, क्या आपको लगता है भाई पूंजीवादी क्या है? जिसमें सब कुछ बाजार पर हो, सारी चीजें बाजार से तय हो, सरकार का कोई हस्तक्षेप ना हो, और साम्यवादी में सब कुछ सरकार करे। हमारे यहाँ दोनों नहीं है, हम दोनों के बीच से मिक्स चलते हैं, तो असत्य है, भारत में मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था है। बॉम्बे प्लान का संबंध नियोजन से है, तो बिल्कुल ठीक बात, ये प्लानिंग के ही बॉम्बे प्लान आया, जो उद्योगपति ने बनाया था। 1960 के दशक में बिहार में खाद्यान्न संकट सबसे विकराल था, बिल्कुल सही बात है, बिहार में सबसे समस्या ज्यादा बन गई थी। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। फाइनेंशियल ईयर हमारा कब होता है? जी बिल्कुल सही बात है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। इंदिरा गांधी ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया था, सत्य है, तो ये इनके प्लानिंग का पार्ट था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि पर बल दिया गया, ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर ज्यादा बल दिया गया था, ठीक है, तो ये असत्य है। उड़ीसा के पॉस्को प्लांट में विरोध प्रदर्शन किया गया था, सत्य है। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से, बिल्कुल ठीक बात है। हरित क्रांति का खाद्यान्न उत्पादन से, और श्वेत क्रांति का दुग्ध उत्पादन, सत्य है। अब एक शब्द या एक वाक्य में आंसर देख लेते हैं। योजना आयोग किस तरह का निकाय है? तो ये परामर्शदात्री निकाय, यानी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एडवाइजरी बॉडी। हालांकि अब तो ये रहा नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा जाएगा। एडवाइजरी बॉडी मतलब एक ऐसी संस्था जो योजना बनाकर सरकार को सलाह देगी। कोई संवैधानिक संस्था नहीं है कि उसकी सलाह माननी ही पड़ेगी, इसलिए परामर्श दे सकती है, परामर्शदात्री संस्था है। नियोजित विकास से क्या तात्पर्य है? प्लान्ड डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, योजनाबद्ध विकास। जब आप एक योजना बनाकर, नियोजन का अर्थ हमने समझा था, कब क्या कैसे किस माध्यम से करना, ये नियोजन है। उसी योजना के साथ जब आप विकास करते हैं तो नियोजित विकास कहलाता है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी फिलहाल हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे? तो KN राज इसके योजनाकार थे, और इसको कौन सा मॉडल बोला गया? हेरोड डोमर मॉडल।
किस पंचवर्षीय योजना के बाद पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर एक वर्षीय योजना लाई गई? अब देखिए, सबसे पहले 51 से 56 तक चली थी, ठीक है, फिर 56 से 61 तक चलती रही, फिर 61 से 66 तक चलती रही, 3 पंचवर्षीय योजनाएं चली। उसके बाद 66 से 69 तक क्या हुआ? एक वर्षीय योजना चली, 3, यानी तीसरे पंचवर्षीय योजना के बाद। उसमें क्या परिस्थितियां थी? युद्ध का माहौल था, पाकिस्तान और चीन से युद्ध हुआ था, खाद्यान्न संकट पड़ा था, दुर्भिक्ष और अकाल पड़ा था, तो हमें 3 एक वर्षीय योजनाएं लानी पड़ी। तो जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है उसके बाद हमको एक वर्षीय योजनाएं लानी पड़ी थी। हरित क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? कृषि से है। और उसमें क्या क्या हमने देखा? हरित क्रांति में विशेष रूप से कृषि का मशीनीकरण, ये इसकी विशेषताएं थी। कृषि का मशीनीकरण, इसके साथ साथ जिसको आप कहते हैं कीटनाशक एवं रासायनिक खादों का इस्तेमाल, HYV बीजों का इस्तेमाल, ठीक, और क्या था बताइए हरित क्रांति में? कृत्रिम सिंचाई का इस्तेमाल। ये सारी चीजें क्या थी? हरित क्रांति की विशेषताएं थी, और इससे विशेष रूप से कृषि उत्पादकता बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा था। तो ये सारे क्या थे? हरित क्रांति की विशेषताएं थी, ठीक है। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित है, पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के कुछ कुछ अंग पाए जाते हैं। किस प्रधानमंत्री ने नवीन आर्थिक नीति का सूत्रपात किया? तो ये किया था पीवी नरसिम्हा राव ने, और इनके साथ वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। और नई आर्थिक नीति जिसमें क्या क्या 3 चीजें शामिल थी, अभी बताया, फिर बता देता हूं। ध्यान रखिए, उदारीकरण, ठीक, और जल्दी बताइए, निजीकरण और वैश्वीकरण। ये 3 चीजें प्रमुख रूप से इसमें शामिल थी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, पंडित नेहरू ने नियोजन कार्य के लिए किस देश से प्रेरणा ली थी? तो ये सोवियत संघ से ली थी। वहां भी स्टालिन लेनिन का पूरा दौर था जहां पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी। भारत में उदारीकरण की नीति कब अपनाई गई? तो ये अपनाई गई सन 1991 में, और यहां हमने विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सलाह से नई आर्थिक नीति यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को एडॉप्ट किया। अब अगला सवाल अगर देखें तो सिल्वर क्रांति किससे संबंधित है? चांदी की, जिसको मतलब रजत क्रांति जिसको कहते हैं, तो वो है अंडों के उत्पादन की वृद्धि को सिल्वर क्रांति का नाम दिया गया है। नीति आयोग की स्थापना मैंने आपको बता दिया 1 जनवरी 2015। अब थोड़ा अति लघु के तरह के सवाल करते हैं, और उसमें सबसे प्रमुख सवाल है कि नियोजन क्या है। जो नियोजित विकास की प्रणाली पढ़ रहे हैं, तो नियोजन या प्लानिंग का मतलब क्या है? नियोजन को पूर्व दृष्टि या भविष्य को प्रगतिशील बनाने का क्या कार्य किया जाना चाहिए, कैसे और कितने समय में पूर्ण करना चाहिए, इस दूरदृष्टि के साथ आगे की ओर देखते हुए योजना तैयार करना। यानी कौन सा कार्य करना है, कितने दिन में करना है, कैसे करना है, और एक चीज और इसमें आप जोड़ सकते हैं कि किन संसाधनों के साथ करना है। जब ये सारी चीजें ऐड होती हैं तो उसको नियोजन कहलाया जाता है। ये पूर्व दृष्टि है, यानी पहले ही हम आगे की चीजों को देख लेते हैं और उसके हिसाब से प्लानिंग तय करते हैं। योजना आयोग के गठन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अब योजना आयोग का गठन देख लीजिए। स्वतंत्रता के उपरांत भारतीय संविधान में वर्णित लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 15 मार्च 1950 को योजना आयोग के गठन की घोषणा की थी। और मैंने आपसे पहले ही बताया था कि जो नेहरू का दृष्टिकोण था वो ये था कि हम थोड़ा मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था जो समाजवाद की तरफ झुकी हो, और जो सोवियत संघ का प्लानिंग या नियोजित अर्थव्यवस्था या नियोजित विकास वाली प्रणाली थी उससे वो प्रभावित थे। तो ये 15 मार्च 1950 के इसकी गठन की घोषणा की गई। आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री रहेंगे। आयोग में 5 मनोनीत सदस्य स्थापना के समय रखे गए। यद्यपि इन सदस्यों के लिए कोई निर्धारित योजना का आधार नहीं रखे गए, पर ये सभी सदस्य प्रसिद्ध अर्थशास्त्री होते हैं। मनोनीत सदस्यों का कोई निश्चित न्यूनतम कार्यकाल भी नहीं रखा गया। अगला क्वेश्चन है कि राजनीति में वामपंथी और दक्षिणपंथी से क्या तात्पर्य? अब ये वामपंथी दक्षिणपंथी इसलिए है क्योंकि इससे नियोजन का जो पूरा प्रक्रिया वो चेंज होता है। वामपंथी अलग दिशा में सोचते हैं, दक्षिणपंथी अलग।
जब विभिन्न देश की राजनीति की बात होती है तो अक्सर वहां के राजनीतिक दल अथवा समूहों का हवाला देते हुए कहा जाता है कि उस पार्टी या समूह की विचारधारा वामपंथी है या दक्षिणपंथी है। दक्षिणपंथ अथवा वामपंथ शब्द से किसी राजनीतिक दल या समूह के बारे में प्रकट होता है कि सामाजिक बदलाव को लेकर वो कौन सा पक्ष लेगा, आर्थिक पुनर्वितरण में राज्य की भूमिका के बारे में इसकी क्या राय होगी। ठीक, यानी जो दक्षिण पंथ होगा वो थोड़ा रेडिकल होता है, जो वाम पंथ होता है वो और समानता और सब कुछ सरकार के हाथ में केंद्रित रहे इसकी बात करता है। तो इससे इस आइडियोलॉजी का पता लगता है कि भाई दक्षिण पंथ या वाम पंथ का मतलब यह है कि जो आर्थिक पुनर्वितरण है उसके प्रति या उसको किस तरह की राय वो लेकर चल रहा है, किस तरह का वो प्रोसेस चाह रहा है कि इस्तेमाल किया जाए। वाम पंथ से अमूमन उन लोगों की तरफ संकेत किया जाता है जो गरीब और पिछड़े सामाजिक समूह की तरफदारी करते हैं और इन तबकों को फायदा पहुंचाने वाली सरकारी नीतियों का समर्थन करते हैं। यह तो हो गया वामपंथी वाला मामला। दक्षिण पंथ से उन लोगों को इंगित किया जाता है जो यह मानते हैं कि खाली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के जरिए प्रगति हो सकती है। कुल मिलाकर ये लोग थोड़ा साम्यवादी या उससे नीचे समाजवादी विचारधारा आप कह लीजिए, इससे प्रभावित होते हैं। और ये जो लोग होते हैं ये कहीं ना कहीं पूंजीवाद की तरफ इशारा करते हैं, दक्षिणपंथी वाले लोग। ठीक है, यानी सरकार को अर्थव्यवस्था में गैर जरूरी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये लोग मानते हैं कि वामपंथी लोग की सरकार को पूरा हस्तक्षेप करना चाहिए, सरकार पूरी तरह से कंट्रोल करे, रेगुलेट करे, है ना। सरकार ये बताए क्या उत्पादन करें, कैसे करें, किस कीमत पर करें। और ये बताते हैं कि नहीं, सरकार को केवल फैसिलिटेटर होना चाहिए, नियंत्रण वाली काम सरकार को नहीं करना चाहिए। अगला सवाल है, पहली पंचवर्षीय योजना में किस बात पर जोर दिया गया? तो कृषि और सामुदायिक विकास, इसको बोलते थे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये भी उसी समय लॉन्च किए गए, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये विशेष रूप से लॉन्च किया गया था। और कृषि, इन दो चीजों पर बहुत विशेष बल यहां पर दिया गया। हरित क्रांति क्या है अब देखिए। खाद्यान्न संकट की स्थिति से निपटने हेतु सरकार ने खाद्यान्न सुरक्षा, इसको बोलते हैं फूड सिक्योरिटी, और इसको सुनिश्चित करने के लिए कृषि की एक नई नीति अपनाई, जिसके परिणाम स्वरूप कृषि के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई, जिसे हरित क्रांति कहा जाता है। इस नीति में कृषि में परंपरागत तरीकों के स्थान पर आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल किया गया। बिल्कुल ठीक, जैसे मान लीजिए परंपरागत तरीकों में गोबर का खाद, हल चलाना बैलों के द्वारा, वर्षा के जल से सिंचाई करना, ये सब शामिल था। नए तरीकों में क्या किया गया, ट्यूबवेल से, नहरों से सिंचाई शुरू हुई, हल के जगह ट्रैक्टर का इस्तेमाल होना शुरू हुआ। इसके अलावा जो है कई तरह के रासायनिक खादों का इस्तेमाल शुरू हुआ, कीटनाशक और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल शुरू हुआ। तो ये सब नए तरीके थे। ठीक, और इसी में इसलिए अभी कुछ देर पहले भी चर्चा हुई थी कि इसमें कृषि का मशीनीकरण हुआ, कृषि का मशीनीकरण, ये ध्यान रखिएगा। जैसे हल के स्थान पर ट्रैक्टर, नहर और नलकूपों से सिंचाई, रासायनिक खाद का प्रयोग, उन्नत किस्म की बीज, उन्नत किस्म का बीज यानी हाई एल्डिंग वेराइटी, HYV सीड्स बताया था मैंने, इसको ध्यान रखिएगा आप, इन बीजों का इस्तेमाल किया गया। अगला सवाल है, हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो हरित क्रांति के विश्व में जनक अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। बिल्कुल ठीक बात। और भारत में किसको माना जाता है? MS स्वामीनाथन। किसको? स्वामीनाथन को, है ना, ये ध्यान रखिएगा। उन्हें कृषि क्षेत्र में इस कार्य के लिए 1970 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया, नॉर्मन बोरलॉग को। भारत में हरित क्रांति प्रारंभ करने वाले MS स्वामीनाथन को श्रेय दिया जाता है। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विकास के नाम पर राजनीतिक टकराव क्या था? अब ये विचारधारा का टकराव था कि किस तरह विकास जाए। स्वतंत्रता के बाद भारत में कई समूहों के बीच में भावी रणनीति को लेकर गर्मागर्म बहस हुई। कुछ लोग निजी क्षेत्र को बढ़ावा देते हुए विकास करना चाहते थे, कुछ लोग सार्वजनिक क्षेत्र को प्राथमिकता देना चाहते थे। ये दो तरह की बातें थी, यानी कुछ लोग चाहते थे प्राइवेट सेक्टर बढ़े, कुछ लोग चाहते थे पब्लिक सेक्टर बढ़े, लेकिन सभी इस बात को लेकर सहमत थे कि आर्थिक विकास का दायित्व अंततः सरकार का ही है। तो ये ध्यान रख लिया ना आपने, कुछ लोग चाहते थे कि प्राइवेट सेक्टर हो, कुछ लोग चाहते थे पब्लिक सेक्टर हो, लेकिन सरकार उसमें हस्तक्षेप करे, ये जरूरी था। विकास के समाजवादी और पूंजीवादी मॉडल के बीच क्या अंतर है? भारत ने किस तरह मॉडल को अपनाया? जिस समय भारत आजाद हुआ उस समय दुनिया में विकास के दो मॉडल थे, उदार पूंजीवाद और समाजवादी मॉडल। उदार पूंजीवाद मॉडल संयुक्त राज्य अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देश में लागू किया गया, जिसके तहत मुक्त व्यापार और प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन को बढ़ावा दिया गया। कुल मिलाकर इसको बोलते हैं बाजार अर्थव्यवस्था, जहां सब कुछ बाजार पर डिसाइड होता है। और बाजार से डिसाइड होने का मतलब क्या है? बाजार से डिसाइड होने का मतलब है मांग और पूर्ति के हिसाब से सब डिसाइड होगा।
दूसरा समाजवादी मॉडल था जो सोवियत संघ में लागू हुआ, वहां अर्थव्यवस्था के प्रत्येक अंग पर राज्य का नियंत्रण था। राज्य तय, ये एक तरह से प्लान्ड कंट्रोल्ड इकोनॉमी होती है, सेंट्रलाइज इकोनॉमी होती है, जहां पर राज्य या सरकार सब कुछ तय करती है। और एक मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था निकल कर आई जिसको भारत ने अपनाया। उस समय उपलब्ध अर्थव्यवस्था के दो मॉडल में से भारत ने किसी भी को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया। दोनों से अच्छी बातें लेकर एक तीसरा मॉडल प्रस्तुत किया गया जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था या अंग्रेजी में कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का मिश्रण होता है। कृषि, व्यापार तथा छोटे निजी क्षेत्र में रखे गए छोटे उद्योग, ठीक है, ये उद्योग कर लीजिएगा, यानी कृषि, व्यापार और छोटे उद्योग ये निजी क्षेत्र में रखे गए और जो बड़े उद्योग थे वो सार्वजनिक क्षेत्र नहीं, सरकार ने अपने हाथों में रखने का फैसला किया। अगला सवाल है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किन बातों पर जोर दिया गया? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों पर जोर दिया गया और इसको बोला गया पीसी महानलोबिस मॉडल। उनका बहुत बड़ा हाथ भी था डिजाइनिंग में, बहुत बड़े स्टैटिस्टिशियन से स्टैटिक्स यानी सांख्यिकीविद थे वो। महानलोबिस मॉडल, ठीक है, जिसमें उद्योगों पर बहुत जोर देने की बात कही गई थी। केरल मॉडल क्या था? केरल राज्य के विकास और नियोजन के लिए जो रास्ता चुना गया वो केरल मॉडल कहा गया। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, खाद्य वितरण और गरीबी उन्मूलन, कुल मिलाकर एक कल्याणकारी राज्य दिखाई पड़ेगा आपको। और वहां वामपंथ का ज्यादा बोलबाला था, तो उस तरह का आपको चीज दिखाई देगा। तो जो ये शिक्षा और स्वास्थ्य है ये आवश्यकताएं थी। भूमि सुधार इसको बोलते हैं, लैंड रिफॉर्म, यहाँ पर ये था कि सबके पास बराबर के अनुसार लैंड हो, ये नहीं कि किसी के पास बहुत ज्यादा है किसी के पास बहुत कम है। खाद्य वितरण यानी कि फूड डिस्ट्रीब्यूशन, और गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी हटाने की बातचीत की गई, इस पर जोर दिया गया। तो ये केरल मॉडल से संबंधित बात थी जिसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी था, ठीक है। नीति आयोग क्या है? नीति आयोग अर्थात राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। जनवरी 2015 को इस नए संस्थान के संबंध में जानकारी देने वाला मंत्रिमंडल का प्रस्ताव जारी किया गया, कैबिनेट प्रस्ताव से पास किया गया है। यह संस्थान सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करेगा। थिंक टैंक क्या होता है? जो सरकार का में जो सोच विचार करने वाला हो, जो नई नई नीति बनाने वाला हुआ है। 3-4 काम है नीति आयोग का। एक तो सरकार के लिए थिंक टैंक का काम करे, दूसरा नई नई उस थिंक टैंक के माध्यम से फिर नई नई योजनाएं ले आए, फिर उसके में समीक्षा करता रहे कि हम कितना सफल हुए और कितना असफल हुए, और दूसरा जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है यानी एक सहयोगी संघवाद, इसको बढ़ावा देना। ये आप ध्यान रखिएगा, नीति आयोग की 4 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक, सरकार का थिंक टैंक है जो विचार करेगा, नई नई नीति की सोचेगा और वहां से फिर क्या लेकर आएगा? नीति और कार्यक्रम बनाएगा। इसके बाद समीक्षा करेगा, कौन सा राज्य अच्छा कर रहा है, कौन खराब कर रहा है, कितना हम सफल हो रहे हैं, कितना असफल हो रहे हैं, इसकी बात करेगा। और इसके साथ साथ एक सहयोगी संघवाद जिसको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोलते हैं, यानी केंद्र और राज्य के बीच अच्छा संबंध हो, इसके लिए काम करेगा, जिसके लिए टीम इंडिया बनाई गई है जिसमें केंद्र सरकार और सभी राज्य शामिल हैं। तो ये नीति आयोग का मुख्य कार्य है, ठीक है। तो सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करेगा और उसे निर्देशात्मक और नीति गतिशीलता प्रदान करेगा कि नीतियां बनती रहें और आगे चलती रहें। हरित क्रांति के राजनीतिक परिणाम क्या थे? तो हरित क्रांति ने सन 1978-79 में खाद्यान्न उत्पादन 1 अरब 31 करोड़ टन हुआ। हरित क्रांति के कारण भारत खाद्यान्न संकट वाले देश की श्रेणी से निकलकर खाद्य निर्यातक की श्रेणी में आ गया और दुनिया में प्रतिष्ठा बढ़ गई। और जो हमारी निर्भरता थी कई देशों, खासकर अमेरिका पर खाद्यान्न इंपोर्ट के लिए, वो निर्भरता धीरे धीरे क्या हो गई? कम होने लगी। तो एक तो ये परिणाम आया। हरित क्रांति से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की स्थिति मजबूत हुई। भारत में हरित क्रांति से प्रभावित होकर कनाडा ने पंजाब हरियाणा के किसानों को कनाडा बुलाया। किसानों ने भारतीय मुद्रा भंडार को और बढ़ाया। अगला सवाल अब थोड़े दीर्घ उत्तरी में चलते हैं कि भारत को में नियोजन की आवश्यकता के कारण लिखिए। तो स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था अर्धविकसित और पिछड़ी हुई थी, तो हमें जरूरी तो था ही कि हम प्लानिंग करते हो, प्लान करके ही आगे बढ़ते। अतः उसके तीव्र विकास के लिए एक निश्चित व्यू रचना किया जाना परम आवश्यक हो गया और निम्नलिखित परिस्थितियों के कारण नियोजन की आवश्यकता पर बल दिया गया। एक, संविधान में वर्णित नीति निर्देशकों के कार्यान्वयन के लिए, भाई हमारे संविधान में एक डीपीएसपी है जिसमें बताया गया सरकार को ये करना चाहिए, गरीबी हटाना चाहिए, आर्थिक सामाजिक न्याय प्रदान करना चाहिए, तो वो सुनिश्चित करने के लिए हरित क्रांति करते ताकि सबको अनाज मिले, सभी जी सके। निर्धनता और बेरोजगारी दूर करना था। उपलब्ध साधनों का सही उपयोग से आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए
आधारभूत संरचना जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं वो तैयार करना जरूरी था। समाजवादी समाज की स्थापना जिसमें सभी के समाज संसाधनों का समान वितरण हो, सब तक सुविधाएं पहुंचे, वर्तमान और भविष्य के मध्य सही संतुलन बनाए रखना और सार्वजनिक हित को प्राथमिकता देना, ये सब इसमें शामिल था। अब देखते हैं नियोजन के उद्देश्य क्या क्या हैं। तो आर्थिक उद्देश्य से उत्पादन में वृद्धि, रोजगार के अवसर, संतुलित विकास, आर्थिक समानता, आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, ये सब क्या है नियोजन के उद्देश्य हैं या प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं। सामाजिक उद्देश्य से सुरक्षा के अंतर्गत स्वास्थ्य, बेरोजगारी, बीमा, वृद्धावस्था पेंशन, सामाजिक न्याय, आर्थिक सुरक्षा, ये सब प्राप्त करना, इन सब को आप कल्याणकारी राज्य की विशेषता मान सकते हैं, ये सब इसमें शामिल रहता है। फिर इस उत्तर में आगे आप और लिख सकते हैं कि राजनीतिक उद्देश्यों द्वारा राजनीतिक स्वतंत्रता, रूढ़िगत रीति रिवाज को बदलना और शांति स्थापित करना, ये भी इसमें शामिल है। अगला प्रश्न अगर आप देखें तो आर्थिक नियोजन के लाभ क्या है, इकोनॉमिक प्लानिंग अगर करेंगे तो उसके क्या लाभ है। तो प्राप्त साधनों का अनुकूलतम उपयोग। आर्थिक नियोजन ऐसी व्यवस्था है जो देश में उपलब्ध प्राकृतिक और मानव संसाधन के अनुकूल और अधिकतम उपयोग से आर्थिक विकास योजनाएं तैयार करती है। इसमें सीमित साधनों का सार्वजनिक हित हेतु अनुकूलतम उपयोग होता है। यानी आप देखिए अर्थ, जब भी आप अर्थशास्त्र पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे देयर इज लिमिटेड रिसोर्सेज एंड मैक्सिमम वांट्स। आपके पास साधन कम है और मांग बहुत ज्यादा है, तो उसमें से आपको चूज करना पड़ता है और उसका अनुकूलतम उपयोग यानी कि सबसे रैशनल इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे आप उसको ठीक से उसका प्रोडक्टिविटी निकालें। केंद्रीय नियोजन सत्ता का प्रभुत्व। देश का संतुलित आर्थिक विकास तभी संभव है जब इसका संचालन और नियंत्रण एक केंद्रीय नियोजन अधिकारी द्वारा यानी सेंट्रली प्लान तरीके से किया जाए। इससे देश की प्राथमिकताओं का निर्धारण, उनकी पूर्ति के लिए समयबद्ध योजना का चयन करने में और उसको क्रियान्वयन करने की प्रक्रिया और संचालन में सुविधा मिलती है कि कैसे हम प्लान बनाएं और कैसे उसको इम्प्लीमेंट करें। भारत में योजना आयोग की स्थापना इसी उद्देश्य से की गई थी। निश्चित एवं दीर्घकालीन प्रक्रिया। आर्थिक नियोजन एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है, बड़े समय तक चलने वाली। इसमें योजनाओं और उससे संबंधित आर्थिक क्रियाओं में समन्वय स्थापित करने के लिए एक नियोजन महत्वपूर्ण इसमें भूमिका निभाता है। इससे समय सीमा में निर्धारित लक्ष्यों और प्राथमिकताओं को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। सामाजिक लाभ को प्राथमिकता। आर्थिक नियोजन सदैव सार्वजनिक सामाजिक लाभ को ध्यान में रखकर कार्य करता है। इससे वर्ग संघर्ष की संभावना कम होती है। सबको लगता है कि भाई सबके लिए काम हो रहा है, तो क्लास कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। वर्ग संघर्ष यानी दो ग्रुप आपस में नहीं लड़ते हैं। निर्धन वर्ग की न्यूनतम आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है। काम के समान अवसर प्राप्त होते हैं। इससे सामाजिक लाभ के कार्यों को प्राथमिकता मिलती है। अगला सवाल है, भारत में योजना आयोग के कार्यों का वर्णन कीजिए। योजना आयोग स्वतंत्र भारत का एक ऐसा शक्तिशाली और प्रभावशाली अभिकरण है जो देश के सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अब तो खत्म हो गया, खैर 12 पंचवर्षीय योजनाएं हुई इसमें। योजना आयोग के मुख्य कार्य क्या क्या थे? साधनों का अनुमान लगाना कि कितने रिसोर्सेज हमारे पास हैं। योजना आयोग का सबसे प्रथम कार्य देश में उपलब्ध भौतिक, मानवीय, तकनीकी तथा कर्मचारी वर्ग संबंध साधनों का अनुमान लगाना। देश की आवश्यकता की तुलना में कम प्रतीत होने वाले साधनों की कैसी वृद्धि बढ़े, ये संभावनाओं देखना। प्राथमिकता निर्धारण करना, प्रायोरिटी की कहाँ ज्यादा विकास करना है। देश में उपलब्ध साधनों तथा लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकताओं का निर्धारण किया जाता है या था, ताकि सीमित साधनों के अंतर्गत विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। योजना का निर्माण करना, प्राथमिकता के अनुसार जो उपलब्ध साधन है उससे पंचवर्षीय योजना तैयार करता है। ये इसलिए मैंने क्वेश्चन डाला है कि योजना आयोग पर सवाल अभी भी पूछ सकता है, तो आपको तैयार रहना है। प्रगति का मूल्यांकन, जो समीक्षा वाली बात है, योजनाओं के लागू हो जाने पर उनकी प्रगति पर नजर रखते हुए लक्ष्यों की प्राप्ति हुई या नहीं, इसका मूल्यांकन करना और सरकार को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक तंत्र का निर्धारण करना। योजना की सफलता के लिए राज्य सरकारों के साथ जन सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करना, और इसके लिए वो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास आयोग तो था ही। भारतीय नियोजन की कुछ उपलब्धियां क्या है देख लीजिए। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। हमारा नेशनल इनकम भी बढ़ा है, पर कैपिटा इनकम बढ़ा है। बचत और विनियोग यानी सेविंग इन्वेस्टमेंट दोनों बढ़ा है। औद्योगिक विकास में वृद्धि हुई है। कृषि और ऊर्जा के क्षेत्र में विकास हुआ है। परिवहन और संचार साधनों में वृद्धि हुई है। शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सेवाओं में विस्तार हुआ है। ये सारी चीजें हमने प्लान करके ही धीरे धीरे अचीव की हैं। भारतीय विकास योजनाओं में कमियों को बताइए। तो भारत में विकास योजनाओं में मिली सफलता अपनी कुछ असफलताओं और कमियों की ओर भी ध्यान आकर्षित करती है। जैसे आशा के विपरीत विकास में धीमी प्रगति। कई शुरू में तो हमने थोड़ा जितना टारगेट किया उतना हमने विकास अचीव किया, बाद में धीरे धीरे वो थोड़ा कम होने लगी। राजकोषीय घाटा बढ़ने लगा, मतलब कि जो सरकार का जो व्यय है वो आय से ज्यादा धीरे धीरे होने लगा और हम कर्जे में डूबने लगे। सार्वजनिक क्षेत्र की असफलता, जो गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज या फैक्ट्री थी वो कमजोर होने लगी। असमानता में वृद्धि, गरीब अमीर में खाई बढ़ा। उत्पादक क्षेत्र में धीमे विकास हुआ, बेरोजगारी बढ़ी और विदेशी निवेशकों पर शिकंजा बढ़ता गया। उनका वो ज्यादा निवेश यहाँ करते रहे, उनका शिकंजा यहाँ ज्यादा बढ़ता गया।
अब नीति आयोग की संरचना, नीति आयोग कैसे बना है देख लीजिए। भारत के प्रधानमंत्री अध्यक्ष होंगे। गवर्निंग काउंसिल में राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों जहां विधानसभा नहीं है वहां के उपराज्यपाल, और जहां विधानसभा है वहां के मुख्यमंत्री इसमें शामिल रहेंगे। विशिष्ट मुद्दे और ऐसे आकस्मिक मामले जिनका संबंध एक से अधिक राज्य से हो उसको देखने के लिए क्षेत्रीय परिषद यानी रीजनल काउंसिल गठित की जाएगी। यह परिषदें विशिष्ट कार्यकाल के लिए बना दी जाएंगी। भारत के प्रधानमंत्री के निर्देश पर क्षेत्रीय परिषदों की बैठक होगी और इनमें संबंधित क्षेत्र के राज्यों में मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होंगे। यानी अलग अलग क्षेत्रों के लोग उसमें शामिल होकर मीटिंग करेंगे जो उस क्षेत्र के मुख्यमंत्री होंगे। संबंधित कार्य क्षेत्र की जानकारी रखने वाले विशेषज्ञ उसमें रहेंगे और उनको प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाएगा। जो पूर्णकालिक सदस्य रहेंगे उसमें कौन होंगे? प्रधानमंत्री के अलावा एक उपाध्यक्ष होगा जो प्रधानमंत्री द्वारा चयनित किया जाएगा। एक सदस्य पूर्णकालिक होंगे। अंशकालिक सदस्य कौन से होंगे? जो कुछ समय के लिए होंगे, जो किसी विश्वविद्यालय या संस्थान पर रहे हों और वो बार बार 2 साल के लिए आते रहेंगे। अंशकालिक सदस्य अग्रणी विश्वविद्यालय शोध संसाधन से अधिकतम 2 पदेन सदस्य अंशकालिक बारी बारी के आधार पर होंगे। पदेन सदस्य केंद्रीय मंत्रिपरिषद अधिकतम 4 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाएंगे जो सेंट्रल कैबिनेट के होंगे और बारी के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी और नियुक्ति विशिष्ट कार्यकाल के लिए की जाएगी। फिर इसमें एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा जिसको सीईओ कहा जाएगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी को निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाएगा और सचिवालय अगर जरूरत पड़ी तो नीति आयोग का सचिवालय भी बनाया जाएगा। नियोजित विकास के क्या परिणाम है थोड़ा इसको देख लेते हैं। तो भारत में विकास के लिए नियोजित विकास का तरीका अपनाया गया जिसका प्रमुख लक्ष्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के तीव्र विकास के साथ साथ कमजोर वर्ग के लिए सामाजिक न्याय उपलब्ध कराना था। अर्थात भारत में विकास योजनाओं का मुख्य लक्ष्य न्याय के साथ आर्थिक वृद्धि को प्राप्त करना। नियोजित विकास के निम्न सकारात्मक परिणाम थे, देख लीजिए। पहला, ढांचागत सुविधाओं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसमें विकास हुआ। तो जब देश आजाद हुआ तो देश में आर्थिक विकास के लिए आवश्यक ढांचा सुविधा जैसे बिजली, सड़क, संचार के साधन आदि का कमी थी। तो गत 7 वर्षों में भारत ने यातायात के साधन, संचार सुविधा, जल परियोजना, भारी उद्योग का तेजी से विकास हुआ है। वास्तव में ढांचागत विकास की सुविधाओं को द्वितीय योजना में प्राथमिकता प्रदान दी गई, सेकेंड 5 ईयर प्लान में। वर्तमान में भी ढांचागत सुविधाओं का विकास जारी है। नई नीतियों के अंतर्गत इन सुविधाओं के विकास के लिए निजी पूंजी को आकर्षित किया जा रहा है ताकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर और तेजी से बनाएं। संचार के साधनों के साथ सड़कें और हाईवे और एक्सप्रेसवे का भी तेजी से विकास हो रहा है। इसमें मेट्रो, एयरपोर्ट सब कुछ आप जोड़ सकते हैं। भूमि सुधार हुआ। भारत में कृषि क्षेत्र का विकास अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन कृषि क्षेत्र में विकास के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा भूमि का असमान वितरण था, यानी कि किसी के पास ज्यादा किसी के पास कम था। भूमि सुधार के अभाव में न तो आधुनिक तकनीक को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है और न ही कृषि क्षेत्र में सामाजिक न्याय को प्राप्त किया जा सकता है। अतः आजादी के बाद भूमि सुधार के लिए निम्न उपाय किए गए। पहले, जमींदारी प्रथा को खत्म किया गया कि कोई जमींदार नहीं रहेगा। चकबंदी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कंसोलिडेशन, यानी क्या किया गया कि बड़े किसानों से जमीन लेकर उसको एक साथ इकट्ठा किया गया और सभी किसानों को एक जगह एक साथ जमीन दी गई, चक दी गई, ताकि वो अलग अलग कूद के खेती ना करें, एक साथ करें और जिनके पास नहीं है उनको दे दें। सीलिंग, जरूरत से ज्यादा जिनकी जमीन थी उसको सील करके सरकार ने अपने पास ले लिया और जिनके पास जमीन नहीं थी उसको दे दिया। कृषि विकास को प्राथमिकता देना क्यों आवश्यक है? तो गत 20 वर्षों में आर्थिक उदारीकरण की नीति के अंतर्गत भारत में जो तीव्र आर्थिक विकास हुआ है वह मुख्यतः सेवा क्षेत्र और विनिर्माण क्षेत्र तक ही सीमित है। यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर बढ़ रहे हैं और कृषि क्षेत्र वंचित रह रहा है। गत 20 वर्षों में कृषि क्षेत्र में विकास का दर प्रतिवर्ष 3% रहा और इस अवधि में जो पूरी अर्थव्यवस्था थी वो 7-8% पे ग्रोथ की, लेकिन कृषि 3 से 4% ही ग्रोथ की, कभी तो निगेटिव में भी चली गई। आज भी देश की 58.2% जनसंख्या अपने आजीविका कृषि पर निर्भर है। 2012 का आंकड़ा है। आज भी लगभग ये आंकड़ा इतना ही है। देश के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि का हिस्सा 29.6% से घटके 2012 में केवल 14.4% रह गया है। यानी कि हमारा जीडीपी में कृषि घट रही है। कृषि विकास की ऐसी स्थिति अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में असंतुलन उत्पन्न कर रही है। भारत का आर्थिक विकास सतही रह जाएगा यदि उसमें कृषि का विकास न हो। इसलिए जरूरी है कि कृषि पर ध्यान दिया जाए। ठीक, अब एक इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लीजिए, श्वेत क्रांति और नीली क्रांति क्या है? कृषि क्षेत्र के विकास के लिए खाद्यान्नों के साथ साथ दुग्ध उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया गया जिसे श्वेत क्रांति का नाम दिया गया। दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1960 के दशक में गुजरात में ऑपरेशन फ्लड नामक कार्यक्रम शुरू किया। जो अमूल दूध वाला पूरा प्रोजेक्ट देखते हैं वो इसी से जुड़ा हुआ है, ऑपरेशन फ्लड। बाद में इस कार्यक्रम का विस्तार किया गया और दूध उत्पादन में तेजी हुई। श्वेत क्रांति में कृषि वैज्ञानिक वर्गीस कुरियन का विशेष महत्व है। इन्हें मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, उन्हें भारत का मिल्कमैन कहा जाता है। श्वेत क्रांति के अंतर्गत दुग्ध उत्पादों का ब्रांड का नाम अमूल के रूप में प्रचलित हुआ।
आज अमूल तथा श्वेत क्रांति एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। श्वेत क्रांति की तरह ही दक्षिणी प्रांतों में मछली उत्पादन को बढ़ावा दिया गया और इसे नीली क्रांति कहा गया। तो हरित क्रांति कृषि, श्वेत क्रांति दूध और रजत क्रांति अंडा और नीली क्रांति मछली के उत्पादन से था। इस तरह अंडों के उत्पादन के वृद्धि को सिल्वर क्रांति का नाम दिया गया। वर्तमान में आर्थिक विकास में संचार क्रांति का योगदान है। संचार क्रांति के अंतर्गत कंप्यूटर और मोबाइल का प्रयोग बढ़ा है। तो ये वो महत्वपूर्ण सवाल थे जो नियोजित विकास की राजनीति से संबंधित हैं। मुझे लग रहा है कि आपको ये क्वेश्चंस बहुत यूजफुल रूप से समझ में आएंगे और आपके एग्जामिनेशंस में आपके बहुत मदद करेंगे। इसको बार बार रिवाइज करिए, चैप्टर को तो आप रिवाइज करते ही रहिएगा। एक और बात का ध्यान रखिएगा कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां इसके अलग अलग प्लेटफॉर्म यानी इसका वेबसाइट, मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप या मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब मंच पर आप ये सारे के सारे कोर्सेज बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हैं। इंग्लिश हिंदी मीडियम में सीबीएसई, एनसीईआरटी, यूपी बिहार बोर्ड, कंपटीशन, सब कुछ आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं। और आपके लिए हमने ई बुक्स की भी व्यवस्था की है जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां से क्लिक करके आप हमारे ई बुक्स और बुक्स को भी पढ़ सकते हैं और ईजिली अपनी पढ़ाई को आसान बना सकते हैं। और ये सारी की सारी सुविधा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैग्नेट ब्रेन्स पर प्रोवाइड की जा रही है। हमारे सोशल मीडिया हैंडल से जरूर जुड़िए, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, ताकि आपको सारे नए अपडेट्स मिलें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। सेशन को, इस पूरे वीडियो को खूब शेयर करिए ताकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी और बढ़े और आपके लिए हम और इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर आते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।